आपने मुझे बजट में बोलने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारा देश किसान प्रधान और कृषि प्रधान देश है। अगर हमारे किसान और युवाओं का भविष्य सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं हम, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं हम सब अपने फ़र्ज से डगमगा रहे हैं। जहाँ वित्त मंत्री ने 9 प्राथमिकताओं की बात करी और कृषि को जहाँ पहला स्थान दिया गया, वही मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहती हूँ कि कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या है। जहाँ यह कहा गया था कि 2024 तक आप किसान की आय दुगनी कर देंगे, 22 तक किसान की आय दुगनी कर देंगे, और जहाँ एमएसपी का वादा किया गया था, तो मैं पूछना चाहूँगी कृषि मंत्री से कि आज एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बजट या सरकार द्वारा दिया जा रहा है। यूपी को इस बजट के तहत क्या मिला है। क्या एक भी मंडी पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश में बनी है। और अगर किसान की ज़रूरतमंद जैसी चीज़ों पर क्या यह सरकार ने कोई भी जीएसटी माफ़ करी है, या खाद में सब्सिडी देने में सरकार कायम रह पाई है। और जहां खुद प्रधानमंत्री आए थे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में, और उन्होंने वादा किया था उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, कि वो आवारा मवेशियों की समस्या से किसानों को हल दिलाएंगे, निजात दिलाएंगे। तो क्या इस आवारा पशुओं की जो समस्या है, जिसकी वजह से आज हमारा देश चौकीदार बन गया है, रात भर सो नहीं पा रहा है, तो क्या कोई प्रावधान बजट में रखा गया है इस समस्या को लेके। इसी के साथ जहाँ किसान आंदोलन में लगभग 700 किसानों ने अपनी जान गंवाई, जहाँ उत्तर प्रदेश में भी लखीमपुर खीरी में जहाँ किसानों को रौंदा गया मंत्री जी के बेटों द्वारा, हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से कि जहाँ जो 2014 से 22 तक लगभग 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है, तो हम वित्त मंत्री से पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कुल किसान लाभ कितना मिला है, और कहीं इसमें गिरावट आई है तो कितनी गिरावट आई है। यह सरकार लगातार 1 दशक से किसानों की अवहेलना कर रही है। गांव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, और इसकी एक बड़ी वजह महंगाई है। और जहां मनरेगा में इस सरकार ने 89,000 करोड़ का बजट दिया है, तो हमारी मांग है कि कम से कम 100 दिन की वेजेस मनरेगा के तहत लोगों को सुनिश्चित करी जाए, और लगभग 20% मनरेगा का बजट बढ़ाया जाए। इसी के साथ शिक्षा बजट में भी लगातार हमारा घट रहा है, जहां यह केवल आज क्या बुआ बबुआ की जोड़ी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कमाल करती नजर आएगी। क्या बुआ बबुआ की जोड़ी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में एक बड़ी पताका लहराएगी। क्या यूपी विधानसभा चुनाव पर भी फर्क पड़ेगा, और क्या उत्तर प्रदेश में अगर तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ आ जाते हैं तो इसका बड़ा फर्क पड़ता नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आज हम चर्चा उत्तर प्रदेश को लेकर कर रहे हैं। एक और जहां उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव से पहले की तैयारियां कर ली गई हैं। ये बीजेपी की तरफ से तैयारियां हैं, विपक्ष की तरफ से भी तैयारियां हैं, लेकिन इन तैयारियों के बीच में हम एक चीज़ को देख रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो महत्वपूर्ण बात क्या है कि यहाँ पर जो हालात बन रहे हैं वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि क्या आने वाले समय में अखिलेश और मायावती का गठबंधन अगर होता है तो क्या बीजेपी को हराया जा सकता है। और ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि तस्वीर क्या कह रही है। दरअसल अभी तक हम देख रहे थे बसपा सुप्रीमो मायावती पर्दे के पीछे रहकर बीजेपी को सपोर्ट कर रही थी, समर्थन कर रही थी, और जिस तरीके से बीजेपी को वो समर्थन कर रही थी उसका बड़ा फ़ायदा बीजेपी को मिल रहा था, समाजवादी पार्टी को नुकसान हो रहा था। तो कहीं ना कहीं जो तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही हैं वो जाहिर तौर पर ये बता रही हैं, वो ये साफ तौर पर बता रही हैं कि क्या आगामी समय के अंदर
अगर समाजवादी पार्टी, जी हाँ, आगामी समय के अंदर अगर समाजवादी पार्टी और बसपा एक साथ गठबंधन कर लेती है तो इसका उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर कितना फर्क पड़ेगा, विधानसभा चुनाव पर कितना फर्क पड़ेगा। दरअसल इस वक्त हम क्या देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर अंतर्कलह चल रही थी, अब खत्म हो गई है, क्योंकि एक जो बड़ी बैठक योगी मंत्रिमंडल की हुई है, इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे, तमाम अधिकारी मौजूद रहे थे। उसके बाद ये चीज़ें निकल कर सामने आई कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ठीक नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि एक तस्वीर और सामने आती है। तस्वीर क्या सामने आती है कि हाल ही में हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे और बीजेपी के तमाम कई बड़े मंत्री मौजूद थे। उस दौरान पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह आते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ केवल हाथ किसके लिए जोड़ते हैं? राजनाथ सिंह के लिए, यानी मोदी और शाह को इग्नोर कर देते हैं। तो भले ही ऊपर तौर पर दिखाने की कोशिश की जा रही है ठीक ठाक सब है, लेकिन अंदर खाने ठीक ठाक नहीं है। चलिए इसको चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात क्या है, अब हम क्या देख रहे हैं कि विपक्ष एक हो रहा है, बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश में जो दो लड़के हैं, अखिलेश और मैं राहुल गांधी का जिक्र कर रहा हूँ, अखिलेश और राहुल गांधी, ये जो दोनों लड़के हैं, उत्तर प्रदेश में इन्होंने तहलका मचा दिया लोकसभा चुनाव के दौरान। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों के लिहाज से जिस तरीके से हमने देखा कि पंजा और साइकिल, जिस तरीके से हाथ ने साइकिल को थामा और उत्तर प्रदेश में एक तस्वीर ही बदलती नजर आई। दूसरी तरफ बीजेपी को बड़ा झटका लगता नजर आया। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ताल ठोक रही है। ताल क्या ठोक रही है? वो कह रही कि भैया अब तो हम 10 सीटों के उपचुनाव भी जीतेंगे, 27 का चुनाव भी हमारा रहेगा। तो समाजवादी पार्टी इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे रही है? और समाजवादी पार्टी इतने आत्मविश्वास के साथ कह रही है तो क्या माना जाए बीजेपी के लिए अब उल्टी गिनती की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, सबसे बड़ी बात और अहम बात क्या है, यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं कि अगर बीजेपी को हराना है तो एक साथ आना पड़ेगा। इंडी अलायंस इसका सबसे बड़ा और मेन उदाहरण है। और अगर हम यहाँ पर तस्वीरों को देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हमने यही देखा, दोनों लड़कों ने जिस तरीके से हाथ मिलाया, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली। लेकिन क्या मायावती उत्तर प्रदेश में जो अपना जनाधार बचाने की कोशिश कर रही हैं वो बचा पाएंगी? क्योंकि उनका वोट बैंक छटका है और वो चंद्रशेखर आज़ाद रावण की तरफ आया। तो सीधे तौर पर अगर मैं बात करूं तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण की तरफ जो अगर हम कहें तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण की तरफ में जिस तरीके से समर्थन हम देख रहे हैं हो रहा है, या अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से दलितों का जो मुद्दा है वो भी बहुत बड़े हद तक उठाया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो जो तस्वीरें इस वक्त की हैं वो ये देखी जा रही है कि विपक्ष का मेन मुद्दा क्या है, केवल बीजेपी को हराना। तो क्या मायावती के साथ आने से मुश्किलें बीजेपी की और बढ़ जाएंगी? जाहिर तौर पर बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप खुद देखिए कि जब तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी तो वो अपने अपने स्तर पर सीटों को तय करेंगी। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने अभी एक जातिगत कार्ड खेल दिया, माता प्रसाद पांडे को उतारकर। माता प्रसाद पांडे को जिस तरीके से उतारा गया है, ब्राह्मण चेहरा है, वो नेता प्रतिपक्ष उन्हें बनाया गया है। तो दूसरी तरफ की जो तस्वीरों को हम देख रहे हैं वो भी ये जाहिर तौर पर बता ही रही है कि क्या आने वाले वक्त में, आने वाले समय के अंदर अगर मैं कहूँ तो क्या पूरी तरीके से जो रणनीतियाँ हैं वो फेल साबित हो जाएंगी। जी हाँ, फेल किसकी साबित होंगी? ये जो नीतियाँ अपनाई जा रही हैं बीजेपी की तरफ से। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक बात जो अहम बात है वो ये निकल कर सामने आ रही है कि मुसलमान वोट, दलित वोट, वो जो है बहुत बड़े हद तक अब एक बार फिर बंटने की तैयारी में दिखता नजर आ रहा है। या ये कहें कि ये जो वोट बैंक है एक बार फिर चुनाव पर असर डालता नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या मायावती अखिलेश के आने से तस्वीरें बदलेंगी? क्योंकि मायावती का रोल उत्तर प्रदेश में पहले भी रहा है और सीधे तौर पर दलित वोट बैंक उनके साथ जुड़ा रहा है। तो क्या एक वक्त में पहले जैसे अखिलेश मायावती साथ आए थे, अगर एक बार फिर आ जाते हैं तो क्या इसका नुकसान बीजेपी को होगा? क्या लगता है आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।